बांग्लादेश में शुरुआत हुई है, ओवरनाइट इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेश में हम पहला नाम तो हमारे सामने पाकिस्तान का आता है, अच्छा। लेकिन ये साजिश उससे भी बड़ी है, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी हाथ है, ये बहुत से लोग मानते हैं। मोहम्मद यूनुस का वहाँ इम्प्लांट किया जाना एक इसी कड़ी का सबसे पहला पहलू था। इसमें शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को हर्ट किया। वो कोई वहां पे अपना बेस बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मना किया। वहां से उनके जो है शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा मौका नहीं। अब देखिए, पाकिस्तान 1971 से इस बात को लेकर रिकॉन्साइल नहीं कर पाया कि कैसे उनकी इतनी बड़ी सेना को सरेंडर करना पड़ा। वो जानते हैं कि वन ऑन वन तो हम भारत से नहीं लड़ सकते। तब से उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी गिविंग 1000 कट्स बाय ब्लीडिंग इंडिया वाली जो पॉलिसी थी। फिर उन्होंने खालिस्तान खड़ा करने की कोशिश की, कश्मीर में करने की कोशिश की। तो एक के बाद एक कामयाबी मिली, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। खुराफातें चल रही है उनकी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उन्होंने जो है अपना मॉड्यूल ऑपरेंडी अपनाया। अब बांग्लादेश में उन्हें बहुत बड़ी एक ओपनिंग मिली है फिर से रीस्टैब्लिश होने की। तो ये काफी बड़ी एक साजिश है। इसका कहीं तार कहीं ऐसी जगह से भी जुड़े हो सकते हैं जो भारत को उभरती हुई शक्ति को रोकना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत, क्योंकि भारत ने दिखाया ना अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को डिफेंड किया। दुनिया भर के प्रेशर के बावजूद हमने मना कर दिया कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे, नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे, हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे। तो कल उन्हें लगता है कि एक इतनी बड़ी जो इतना बड़ा देश, 144 करोड़ लोगों का देश और उभरती हुई इकानमी इतनी तीसरे या चौथे नंबर पे आ चुकी है, 2047 तक उसका एक नहीं, और टारगेट इसमें है। एक और इम्पोर्टेंट बात है सर, मुझे जरा क्योंकि हेडलाइंस ले जाना होगा, फिर उसके बाद एक एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। बात ये भी है ना कि जब देश की सुपर पावर से दुनिया की सुपर पावर से लेकर ऐसे बहुत सारे देश हैं जो देखते हैं कि भारत कैसे लगातार प्रगति कर रहा है, भारत कैसे बेहतर कर रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स, तो जाहिर है कि चुभन तो होनी है। और भारत को डिस्टेबल करने के लिए फिर चाहे साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े, उसकी कोशिश तो होगी ही। सिर्फ ये मुझे लगता है एक रेखा खींचनी पड़ेगी जब हर एक मसले को आपको चुनावी चश्मे से देखना बंद करना पड़ेगा, साथ खड़ा होना होगा कुछ मसलों में। तो ये टेक अवे हो सकता है आज की इस राजनीतिक परिदृश्य में और बदलते हुए पूरे विश्व भर में मची हुई हलचल के बीच में। ये बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही है। और ये सभी जो राजनीतिक दल हैं, जाहिर है कि वो सभी राष्ट्र के नागरिक हैं, उनकी भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, भले से सत्ता में नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये जो टेक अवे है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्र के हितों से जुड़े हुए, वैदेशिक मामलों से जुड़े हुए जो विषय हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस पर राजनीतिक रोटियां आप नहीं सेक सकते। और खासकर इतने संवेदनशील मुद्दे पे जो कि भारत के जस्ट पड़ोसी राष्ट्र में चल रहा है, वहां पर जो अराजकता, हिंसा है, उत्पात मचा हुआ है, ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकना तो कहीं से भी ये उचित नहीं है और ऐसे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भारत का जो प्रभाव है, जो भारत का जो इन्फ्लुएंस भारत के जो पड़ोसी राष्ट्रों में, छोटे पड़ोसी राष्ट्रों में ओवरवेलमिंग है। और भारत को एक राजनीति का मुद्दा बना करके वहां की जो अनेक राजनीतिक दल भी भारत के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। और सारा जो ये भारत के ऊपर आरोप बढ़ने का इत्यादि का जो चल रहा है प्रकरण, उसके पीछे में भारत को एक इशू के तौर पर जो वहां के राजनीतिक दल बनाते हैं, वो भी मैं देता हूं। जैसा कि आपने देखा मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन, नेपाल में भी ऐसे ही भारत को केंद्र बनाकर राजनीति की जाती है। ये भी खबर है कि जो कट्टरपंथी हैं संसद पर बांग्लादेश की, उन्होंने हमला कर दिया है और शरिया कानून को लागू करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और संसद पर अटैक किया गया है। अब जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपसे कौशिक साहब, फिर उसके बाद मैं आती हूँ सूर्य पैंथल साहब और अचल साहब आपसे भी लूंगी। कौशिक साहब बोलिएगा। पुण्यवान देश के प्रधानमंत्री
यदि भरी समाज में भरी सभा में खड़े होकर के ये कहते हो, हम अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, यदि वो ये कहते हैं कि यदि दूसरी पार्टियां जीतेंगी तो वो आएंगे तो आप तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे। एक सूबे के मुख्यमंत्री 80% 20% की बात करते हो और शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, और मैथिल जैसा बेशर्म आदमी बैठ करके यहाँ डिफेंड करता हो कि नहीं देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और उसके सम्मान की बात हो रही है। मुझे लगता है कि चश्मा उसको लगाने और पहनने की जरूरत है। लोगों को नसीहत देने से पहले एक बार उस आईने में अपना चेहरा देख ले कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप यदि सच्चे हिंदू हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में चिंता कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि यदि कुछ कर सकते हो तो उसके लिए कीजिए। आपको किसी की चिंता नहीं है, बैठ करके कोई राजनीति करनी है आपको, और उस राजनीति से कुछ नहीं होने जाने को है। लोगों को पता है कि हिंदू मुसलमान कौन करने वाला और किस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। तो ये कोई समझाए नहीं और कोई नसीहत ना दे। यदि चिंता है तो कदम उठाए। यदि हम मजबूत राष्ट्र हैं तो मजबूती दिखनी चाहिए और हमको दिखाना चाहिए कि बीच में हम हस्तक्षेप करके वहां पे सब कुछ शांति का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी अच्छी कहावत है कि अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है कौशिक साहब, और वो दिखेगा भी, कुछ नहीं कर सकते उसका। जल्दी से एक बार आपसे मैथिल साहब क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, फिर उसके बाद अचल सर आपके पास आती हूँ। 30 सेकंड्स रख रही हूँ मैथिल साहब। अभी मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज। आप शुरू करिए। देखिए यहाँ पर एक अभी गाल बजाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं गाल बजाने वालों को डेटा से जवाब देता हूं। बांग्लादेश में 1971 के अंदर जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय में वहां पे हिंदू आबादी 13.5% थी, जो कि अल्पसंख्यक थी, और आज वहां की हिंदू आबादी जो है वो 6% के आसपास है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और भारत में जब स्वतंत्रता हुई थी तो 1947-1951 के अंदर जो मुस्लिम आबादी थी 9.8% थी, और आज लगभग वही मुस्लिम आबादी जो है वो 21-22% है। अगर भारत के अंदर इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के संग हत्याएं हो रही होती, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही होती, उनके संग दुहात किया जा रहा होता, जैसा कि यहाँ बैठकर कुछ लोग जो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आबादी बढ़ती नहीं। और एक और बात, ये जो राशिद अलवी है ये भी माइनॉरिटीज से आते हैं। अगर इनकी इतनी मजाल है कि ये यहाँ पे खड़े होकर विश्व पटल पे खड़े होकर इस प्रकार की उलझुल बातें कर सकते हैं, तो ये सोचिए। आचल सर 30 सेकंड्स फॉर यू सर। और एक और बात, ओके ठीक है, ओके मैथिल साहब हो गया, एक वरना मिनट से बहुत ऊपर हो सारे गया मैथिल टीवी से गायब हो साहब, जाते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है आचल सर प्लीज। नहीं पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें एक लाइन खींचने की जरूरत है। जहां तक हर वो मुद्दा जो देश की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और देश के जो हित है उनसे जुड़ा हुआ है, उस पे हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयानबाजी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष को उन मुद्दों पे बोलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल डिस्कोर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसका भी एक बनता है, एक किस्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरी देश को कॉन्फिडेंस में लेकर ऐसे मुद्दों पे साथ लेके चलने की बात करें, और इसमें जो है कि मोनोपोलाइज करने की जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपको दोनों तरफ से देखना होगा। और अगर आप स्पेसिफिकली राशिद अलवी साहब के बयान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो हेडलाइंस के लिए कर रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जो उनकी अपनी ही पार्टी के खिलाफ थे, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। ठीक है, इसके साथ ही सवाल, इसके साथ ही सर दोनों तरफ जिम्मेदारी बराबर की है। और ऐसे में सवाल उस सोच पर भी उठता है जो सरहद पार की आग को अपने घर की राजनीति का ईंधन बनाने की कोशिश करती है। और जैसा कि बड़े बूढ़े भी कहकर गए कि जब आपके पास कुछ बेहतर कहने के लिए ना हो तो उस वक्त मुंह बंद कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है।